नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज एक और किताब की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। किताब का कोड होगा BPSC 134 और किताब का नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय। टोटल इस किताब में 14 चैप्टर होंगे और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ। जहाँ इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ क्या होता है और राजनीति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन क्यों जरूरी हो जाता है। इसके साथ साथ आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न दृष्टिकोणों का भी अध्ययन करोगे। जैसे कि आप यहाँ पर सबसे पहले पढ़ोगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी दृष्टिकोण का अपना क्या राय है। नव यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस रूप में परिभाषित करता है। इसी प्रकार से उदारवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, नव उदारवादी दृष्टिकोण क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवादी दृष्टिकोण क्या कहता है। इसी प्रकार से उत्तर संरचनावाद, हरित राजनीति, सामाजिक रचनावाद, उत्तर उपनिवेशवाद, ये सब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न उपागम हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न दृष्टिकोण हैं, जिसका संक्षिप्त परिचय इस चैप्टर में किया जाएगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और इन सभी दृष्टिकोणों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना में हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अर्थ है उस अर्थ को समझाने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, दो या दो से अधिक देशों के बीच में जो संबंध है, जब हम उस संबंध का अध्ययन कर रहे हैं तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहला रहा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन सिर्फ दो या दो देशों के बीच की राजनीति ही है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं तो ये बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है और इसमें बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। जैसे इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि पूरे विश्व की सामूहिक सुरक्षा की चुनौतियाँ क्या क्या हैं, या फिर सुरक्षा के ऐसे खतरे कौन से हैं जो पूरे विश्व के सामने हैं। इसके अलावा इतना ही नहीं, हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व की राजनीति में क्या भूमिका निभा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहाँ पर सहयोग की स्थिति है और कहाँ पर असहयोग की स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहाँ पर गुटबंदी हो रही है, किस प्रकार से कोई देश अगर किसी देश को सपोर्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किसी देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, किसी देश की विदेश नीति यानी कि कैसी है, किसी देश के देश के साथ संबंध अच्छे हैं तो क्यों हैं, किसी देश के साथ संबंध बुरे हैं तो क्यों हैं। इतना ही नहीं, MNC कंपनियां किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और NGO सेक्टर भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, शरणार्थियों और प्रवासियों जैसी जो नए नए मुद्दे हैं, महामारियों जैसे नए नए मुद्दे हैं, ये ऐसे मुद्दे हो चुके हैं जिनसे निपटना किसी एक देश के बस की बात नहीं है। इनसे निपटने के लिए विश्व के एक सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो विश्व के इस सहयोगात्मक रवैये को जब हम अध्ययन करते हैं तो ये सब अध्ययन हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक हिस्से के रूप में दिखते हैं। यानी कि अगर आप ये कहते हैं कि दो या दो से अधिक देशों के बीच संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, तो ये कहना देखो एक बेईमानी होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन एक विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आप दो या दो से अधिक देशों के मध्य राजनीतिक अध्ययन ही नहीं बल्कि विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न चुनौतियों को, उनसे पार पाने के तरीकों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे में समय समय पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अलग अलग दृष्टिकोण आते हैं और वो दृष्टिकोण अपने आप में सही भी होते हैं, लेकिन फिर भी उन दृष्टिकोणों में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। और ऐसे ही हर दृष्टिकोण के कुछ लाभ और कुछ कमियां हम पढ़ेंगे। हर दृष्टिकोण ने किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखा है, इस चीज़ का हम अध्ययन करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सबसे पहला दृष्टिकोण है यहाँ पर, वो यथार्थवाद है हमारे कोर्स के हिसाब से। और यथार्थवादी दृष्टिकोण क्या कहता है, इस चीज़ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो, यथार्थवाद को इंग्लिश में बोलते हैं हम रियलिज्म। तो देखो, रियल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज़ रियल में है। तो यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है, ये पता है क्या कहते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण थोड़ा सा ना एक निराशाजनक दृष्टिकोण है। ये कहता है कि पूरी दुनिया ना संघर्षमय है। पहले मैं इसे अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, फिर देखता हूँ किताब क्या कहती है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि पूरी दुनिया संघर्षमय है, ये दुनिया युद्ध में ही चली जाएगी। उसका कारण है कि जो मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य की जो प्रकृति है, वो लड़ाकू है, स्वार्थी है। मनुष्य परोपकारी जीवन में विश्वास नहीं करता, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, संघर्ष की स्थिति होती रहती है और ये ऐसा होता ही रहेगा। ऐसा यथार्थवादी दृष्टिकोण कहता है। तो कुल मिलाकर ये कुछ हद तक सही भी कहता है कि मानव प्रकृति ही संघर्षमय है, मानव प्रकृति ही युद्धमय है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था क्या हो जाती है, अराजक हो जाती है, जहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज कर सके और सबको नियमों में बांध सके। तो ऐसे में सब लोग क्या हैं, बिना नियमों के डोर में बंधे हुए हैं। परिणामतः क्या होता है, संघर्ष होता रहता है। अब हमारी किताब क्या कह रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो,
किताब कह रही है यथार्थवाद, जिसे राजनीतिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। इसका मानना है कि जितने भी राज्य हैं यानी कि जितने भी देश हैं वो सब सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं, हर एक देश सुपर पावर बनना चाहता है। और ऐसे में बात ये होती है कि दुनिया एक अराजक जगह है। अराजकता का मतलब यह है कि जहाँ पर कोई भी शासक ना हो। तो अगर आप देखें तो दुनिया में हर देश में अपनी अपनी शासन व्यवस्था है, लेकिन पूरी दुनिया को चलाने के लिए एक शासन व्यवस्था नहीं है। यानी कि कोई एक ऐसी सुपर पावर नहीं है जो पूरे के पूरे सभी देशों को नियमों और कानूनों में बांध सके। इसी वजह से हर एक देश अपने आप में स्वतंत्र है और ऐसे में हर एक देश सत्ता प्राप्ति की लालसा में, सुपर पावर बनने की लालसा में संघर्षमय रहता है। तो अराजकता एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर किसी का कोई शासन नहीं होता है। ऐसे में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लड़ाई झगड़े करो या फिर आप शांति से रहो। तो राज्यों के व्यवहार को नियमित करने के लिए कोई भी ऐसी केंद्रीय सत्ता नहीं है। इसी वजह से विभिन्न देशों के मध्य युद्ध होते रहते हैं और हमेशा जहां पर भी सिक्योरिटी डायलेमा होगा यानी कि सुरक्षा दुविधा होगी, वहां पर हमेशा एक देश दूसरे देश पर हमला करेगा। जैसे कि आज आप देख सकते हैं अमेरिका और रूस की तनातनी रहती है। तो ऐसे में जो रूस के सहयोगी हैं उन्हें अमेरिका निशाने पर रखता है, जो अमेरिका के सहयोगी उन्हें रूस अपने निशाने पर रखता है। उदाहरण के लिए आप रूस यूक्रेन युद्ध को भी देख सकते हैं इस समय। तो जहां पर भी सुरक्षा दुविधा होगी वहां पर युद्ध होंगे ही होंगे। हर एक देश अपनी सुरक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की संप्रभुता के लिए अपनी सैनिक क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, सैनिक शक्तियों को बढ़ावा दे रहा है। अब देखो कोई देश अगर अपनी सैनिक क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, सैन्य शक्तियों को बढ़ावा दे रहा है, तो इसलिए तो बढ़ावा नहीं दे रहा होगा कि हम चुपचाप बैठेंगे। वो किसी लड़ाई से बचने के लिए या फिर किसी पर आक्रमण करने के लिए ही अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। तो ऐसे में यथार्थवादियों को मानना यह है कि जो देश है ना, ये मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं। यहाँ देखिए मैंने हाईलाइट कर रखी है। मानव प्रकृति पर टिप्पणी करते हुए 17वीं सेंचुरी के एक विचारक थे जिनका नाम था थॉमस हॉब्स। तो थॉमस हॉब्स ने एक बार कहा था कि एक आदमी का जीवन एकांत में होता है, गरीब होता है, बुरा होता है, क्रूर होता है और छोटा होता है। इसी प्रकार से आदमियों से मिलकर राज्य बनते हैं और राज्य भी आदमी की तरह अहंकारी होते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे में यथार्थवादियों का मानना है कि जो राज्य है वो अपने लाभ के लिए दूसरे राज्य का नुकसान करता है, इसी वजह से संघर्ष होते हैं। तो कुल मिलाकर यथार्थवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वो संघर्षमय है, वो युद्धों की राजनीति है और इससे निपटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब तक राज्य रहेगा तब तक युद्ध होते ही रहेंगे। लेकिन यथार्थवाद को दो भागों में बांटा गया है, एक शास्त्रीय यथार्थवाद और एक नव यथार्थवाद। जब हम शास्त्रीय यथार्थवाद यानी कि क्लासिकल रियलिज्म की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका नाम था थ्यूसिडाइस। तो ग्रीक फिलोसोफर जो थ्यूसिडाइस थे, इन्होंने एक किताब लिखी हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर, और इसके अलावा सुंजू के कार्य यानी कि सुंजू की एक किताब थी द आर्ट ऑफ वॉर। इसी प्रकार से कौटिल्य की एक किताब थी अर्थशास्त्र। इसी प्रकार से निकोलो मैकियावेली और थॉमस हॉब्स ने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं। तो ये सारे जो राइटर्स रहे हैं या ये सारे जो फिलोसफर्स रहे हैं, इन लोगों ने जो यथार्थवाद का दृष्टिकोण दिया है उसे हम शास्त्रीय यथार्थवाद कहते हैं। ये सभी लोग मिलकर मनुष्य की निराशावादी तस्वीर पेश करते हैं कि मनुष्य कैसा है, निराशावाद है। मनुष्य का स्वभाव ये है कि वो जेलस फील करता है, ईर्ष्या, जलन, अहंकार, लालच, भय, संघर्ष, यही सब मनुष्य के जीवन में भरा पड़ा है। और इन्हीं मनुष्य से मिलकर राज्य बन रहा है। तो राज्य का स्वभाव भी कैसा है, ऐसा ही है। वो दूसरे राज्य की तरक्की से ईर्ष्या कर रहा है, जलन कर रहा है, अहंकारी है, लालची है, डरता है। तो ऐसे में मैकियावेली का कहना यह है कि आदमी चालाक है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शासकों को चालाक और चालबाज होना पड़ता है। इसी प्रकार से हॉब्स भी मनुष्य की निराशावादी तस्वीर पेश करते हैं। तो मनुष्य की इस अवस्था में क्या होगा, संघर्ष तो होकर ही रहेगा। तो कोई आपसे पूछे कि यथार्थवाद दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में क्या कहता है, तो आप बताएंगे यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में यह विचार प्रस्तुत करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संघर्षमय है। विभिन्न देशों के बीच जो युद्ध हैं वो स्वाभाविक हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता। इनसे निपटने के लिए केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए। इस केंद्रीय सत्ता के ना होने की वजह से ही युद्ध होते रहते हैं। आगे चलकर हंस मार्गेंथो एक बहुत बड़ा नाम आएगा शास्त्रीय यथार्थवाद की श्रेणी में। इनकी एक किताब होगी पॉलिटिक्स एमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर वॉर एंड पीस। इस किताब में ये राजनीतिक यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों को बताएंगे। कुल मिलाकर इन सिद्धांतों का भी सार वही होगा जो हमने अब तक पढ़ा है, और ये 6 सिद्धांत यहाँ पर 6 के 6 पॉइंट लिखे हैं। आशा है यथार्थवाद का जो थ्योरी है, यथार्थवाद की जो थ्योरी है वो आपको समझ में आई होगी। यहाँ से प्रश्न भी यही बनता है, यथार्थवाद की अवधारणाओं को समझाइए। आगे इस चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक है वो है नव यथार्थवाद। तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इवन मैं कहूँ 1970 के बाद, एक फिलोसफर हुए जिनका नाम था केनेथ वॉल्टज। तो केनेथ वॉल्टज ने एक नई थ्योरी दी
न्यो रियलिज्म की, जिसे हम नव यथार्थवाद कहते हैं। इनकी किताब थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें इन्होंने न्यो रियलिज्म या फिर नव यथार्थवाद का दृष्टिकोण दिया। इन्होंने पता है क्या कहा, इन्होंने कहा देखो जो युद्ध हो रहे हैं उसका कारण ना व्यक्ति नहीं है। इन्होंने कहा कि जो युद्ध हो रहे हैं उसका कारण है राज्यों का व्यवहार। हमें राज्यों का व्यवहार समझना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली समझनी पड़ेगी। केनेथ वॉल्टर ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम इस प्रकार से बना ही हुआ है जिसकी वजह से स्ट्रगल होने ही होने हैं। यानी कि न्यो रियलिज्म, जहां पर रियलिज्म की अगर हम बात करें, यथार्थवादी दृष्टिकोण की बात करें, तो यथार्थवादी दृष्टिकोण तो क्या कह रहा है, यथार्थवादी दृष्टिकोण कह रहा है कि मानव की प्रकृति कैसी है, युद्धमय है। लेकिन जो नव यथार्थवाद है वो ये क्या कह रहा है कि मानव प्रकृति से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इंटरनेशनल सिस्टम को ही समझना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को ही समझना पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनी ही ऐसी है जिसका कोई भी ढांचा ऐसा नहीं है जो किसी चीज को कंट्रोल कर सके। अगर हथियारों का निर्माण हो रहा है तो युद्ध होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो हथियारों के निर्माण पर रोक लगा सकें, सुरक्षा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे सकें। जब तक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ही आप देखोगे तो ऐसी है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप ही इस तरीके से बनाई गई है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से तैयार किया गया है जहां पर कोई भी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बड़े बड़े देशों पर लगाम लगा सके, जो ऐसे संबंधों को बना सके जो इक्वेलिटी पर आधारित हो। तो न्यो रियलिज्म ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्ट्रक्चर ही इस तरीके से खड़ा किया गया है जहां पर युद्ध हो नहीं होना है। तो जहां यथार्थवाद ये कहता है कि मानव प्रकृति की वजह से युद्ध हो रहा है, वहीं नव यथार्थवाद ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का ढांचा ही अराजक है जिसकी वजह से युद्ध होगा ही होगा। आगे चलकर 1980 में एक व्यक्ति आए जिनका नाम था थॉमस स्केलिंग। इन्होंने रणनीतिक यथार्थवाद के माध्यम से एक नई दिशा जोड़ी। इन्होंने कहा हर एक देश अपनी विदेश नीति में यह निर्णय लेता है कि वो अपना प्रॉफिट कैसे करे। तो जब भी हम अपने प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो दूसरे के लॉस की ही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता रणनीतिक रूप से सोचते हैं, वो अपनी डिप्लोमेसी में सैनिक मुद्दों की तरफ ध्यान देते हैं, सशस्त्र बलों को बढ़ावा देने की बात करते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ावा देने की बात करते ही रहते हैं। तो थॉमस स्केलिंग इस चीज़ को रणनीतिक यथार्थवाद कहते हैं कि हर एक देश अपनी रणनीति इस प्रकार से तैयार करता है ताकि उसका अपना स्वयं का हित हो। तो जब तक आप परहित के बारे में नहीं सोचेंगे, यानी कि दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक संघर्ष होते रहेंगे। तो यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है। अगले चैप्टरों में आपको इसमें और विस्तृत रूप से बताया जाएगा। यहाँ पर भी सिर्फ छोटा सा परिचय दिया जा रहा है कि यथार्थवाद शब्द का अर्थ क्या है, नव यथार्थवाद शब्द का अर्थ क्या है, इससे जुड़े जो फिलोसफर्स हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, ऐसा करके। आगे चैप्टर में हमें उदारवादी दृष्टिकोण के बारे में बताया जाएगा। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब आप उदारवाद का अध्ययन करते हो, IR में जब आप अंतर्राष्ट्रीय, IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब आप उदारवाद का अध्ययन करते हो, तो उदारवाद हमेशा मनुष्य की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की बात करता है। उदारवाद का ये मानना है कि हर एक व्यक्ति के अंदर विचार होते हैं और जब तक आप उसे विचारों की स्वतंत्रता नहीं दोगे वो विचार सबके सामने नहीं आ सकते। उदारवाद ना ये कहता है कि संघर्षों को सहयोग के माध्यम से हल किया जा सकता है। जहां यथार्थवाद कहता है युद्ध होना प्रकृति में ही है, लेकिन उदारवाद कहता है नहीं, इन संघर्षों को हम सहयोग और मेल मिलाप से खत्म कर सकते हैं। और ये जब हो सकता है जब हम एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएं। और डिपेंड आप कैसे होगे, इकोनॉमी सेक्टर में, यानी कि ये व्यापार को बढ़ावा देता है, मनुष्य की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। तो क्या लिखा भी है यहाँ पर, आप देखिए कि IR में उदारवादी परंपरा जो है ये आधुनिक राज्य के उद्भव के साथ निकटता से जुड़ी हुई है। उदारवाद का सिद्धांत है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए सबकी, सहयोग होना चाहिए बीच में, सबके बीच में समझौते होने चाहिए, शांति होनी चाहिए, तभी प्रगति हो सकती है। अगर शांति नहीं होगी, सहयोग नहीं होंगे, समझौता नहीं होगा, हर एक देश स्वतंत्र नहीं होगा, तो कभी भी प्रगति नहीं हो सकती। इसे हम व्यक्तिवाद के रूप में भी पहचान सकते हैं क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, उनके अधिकारों और उनकी संपत्ति पर जोर देता है। ये संघर्ष और युद्ध को नियंत्रित करता है। लिबरल परंपरा यानी कि उदारवादी परंपरा दृढ़ता के साथ ये कहती है कि जब तक मनुष्य के बीच में सहयोग नहीं होंगे, समझौते नहीं होंगे, तब तक हम समाज के संघर्षों को हल नहीं कर सकते। उदारवादी ये कहते हैं कि मानव स्वभाव अच्छा है, उन्होंने कभी ये माना ही नहीं कि मानव स्वभाव में बुराई है। अगर हम उदारवाद के जनक की बात करें, लिबरलिज्म के फादर की बात करें, तो उनका नाम है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने 17वीं सेंचुरी में व्यक्ति के जीवन, व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया है। इन्होंने ये भी, जेरेमी बेंथम भी एक प्रमुख उदारवादी दार्शनिक थे। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून शब्द को निर्मित किया कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लॉ होने चाहिए, रूल होने चाहिए, रेगुलेशन होने चाहिए। इसी प्रकार से इमैनुअल कांट ने भी ये तर्क दिया। तो ये लोग क्या थे, उदारवादी विचारधारा को बढ़ावा देते थे। तो उदारवादी विचारधारा कुल मिलाकर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दे रही है, राष्ट्र की स्वतंत्रता पर बल दे रही है, राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रही है, राष्ट्रों के बीच ऐसे संबंधों को बढ़ावा दे रही है जो इक्वेलिटी पर आधारित हो, समानता पर आधारित हो, ताकि विभिन्न देशों के मध्य जो संबंध हैं
वो सहयोगात्मक रूप से आगे बढ़े और हर एक देश का लाभ हो सके। ऐसे में उदारवाद के अंदर 3 विषय आते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अन्योन्य आश्रय उदारवाद, दूसरा है गणतांत्रिक उदारवाद और तीसरा है उदार संस्थावाद उदारवाद। तो सबसे पहले हम अन्योन्य आश्रय उदारवाद की बात करेंगे। तो देखो, अन्योन्य आश्रय का मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड होना, एक दूसरे पर निर्भर होना। तो डेविड रिकार्डो, रिचर्ड कॉबडेन, जॉन ब्राइट, ऐसे जो बड़े बड़े विचारक थे, इन्होंने जो है वाणिज्य उदारवाद को बढ़ावा दिया। वाणिज्य उदारवाद का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि हर एक देश को व्यापारिक संबंधों के माध्यम से जोड़ दो, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दो, व्यापार में कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो हर एक देश एक दूसरे से क्या होगा, व्यापारिक माध्यम से जुड़ जाएगा, और जब व्यापारिक माध्यम से एक देश दूसरे देश से जुड़ जाएगा तो एक देश की दूसरे देश पर आर्थिक निर्भरता हो जाएगी, हर एक देश आर्थिक रूप से दूसरे देश पर निर्भर हो जाएगा। परिणाम ये होगा, जब किसी देश के दूसरे देश से रिलेशन बन जाएंगे तो युद्ध नहीं होंगे। तो युद्ध की संभावना को कम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, विभिन्न देशों के बीच में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्योंकि जब मुक्त व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तो जो नस्ल के आधार पर भेदभाव होते हैं, पंथ के आधार पर भेदभाव होते हैं, भाषाओं के आधार पर भेदभाव होते हैं, वो कहीं ना कहीं कम होंगे और पूरे विश्व की जो संस्कृति है वो एक दूसरे पर जुड़ जाएगी, एक दूसरे से निर्भर हो जाएगी। तो अन्योन्याश्रय उदारवाद क्या कह रहा है कि व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। अब दूसरा है गणतांत्रिक उदारवाद। तो गणतांत्रिक उदारवाद क्या करेगा, संवैधानिक नियमों का बढ़ावा देगा, लोकतंत्र को बढ़ावा देगा, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देगा। तो जब हर एक देश डेमोक्रेटिक होगा तो हर एक देश, सीधी सी बात है, वहाँ के लोगों को स्वतंत्रता ज़्यादा बढ़ेगी, स्वतंत्रता ज़्यादा बढ़ेगी तो विचारों की स्वतंत्रता आगे बढ़ेगी, विचारों की स्वतंत्रता आगे बढ़ेगी तो हर एक देश दूसरे देश से सहयोगात्मक राजनीति की बढ़ावा देगा। लेकिन अगर गणतांत्रिक उदारवाद नहीं होगा, डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं होंगी, तो अधिनायकवाद हो जाएगा, तानाशाही हो सकती है, तो ऐसे में आक्रामक व्यवहार हो सकता है, ऐसे में युद्ध होने ही होने हैं। तीसरा उदारवाद का दृष्टिकोण है उदार संस्थावाद। यहाँ पर हॉब्स और लॉक ये कहते हैं कि जो सरकार का निर्माण होता है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता है। यानी कि जो सरकार का निर्माण होता है उससे सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि जनता अपना कार्य करेगी, बदले में टैक्स देगी और राज्य बदले में सुरक्षा देगा। तो इस सामाजिक अनुबंध के तहत राजनीति का निर्माण हुआ है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ऐसे कोई अनुबंध नहीं है, इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो उदार संस्थावाद ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ संस्थाएं होनी चाहिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ऐसे रूल और रेगुलेशन तैयार करें जिसमें सभी देश उसको मिले, सभी देश मिलकर उसका पालन करें। जैसे कि यूएनओ का निर्माण किया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण इसी के अंतर्गत किया गया है ताकि सभी देश इसके नियमों को फॉलो करें और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सुरक्षात्मक और सहयोगात्मक रूप से बढ़ावा दें। तो उदारवादी दृष्टिकोण क्या है, अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसके बारे में बताएंगे कि उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य की स्वतंत्रता, सहयोग, समझौते और शांति की बात करता है। इसके अंतर्गत अन्योन्याश्रय उदारवाद, गणतांत्रिक उदारवाद और उदार संस्थावाद जैसे दृष्टिकोण आते हैं। आगे इस चैप्टर की बात की जाए तो आगे इस चैप्टर में आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य की बात की गई है। देखो, आलोचना का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ के बारे में मतलब गलत, उसकी गलतियां बताना, उसके निगेटिव इम्पैक्ट्स बताना। तो जब एक और उदारवाद चल रहा था तो उदारवाद की आलोचना में उदारवाद के निगेटिव पॉइंट्स भी आगे बढ़ रहे थे, जैसे अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब होते जा रहे थे। तो ऐसे में कुछ अलग दृष्टिकोण आए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जिनमें से एक दृष्टिकोण था मार्क्सवाद, फिर ऐसे था नव मार्क्सवाद। तो देखो, जब आप मार्क्सवाद पढ़ते हो, नव मार्क्सवाद पढ़ते हो, नारीवादी दृष्टिकोण पढ़ते हो, उत्तर संरचनावाद दृष्टिकोण पढ़ते हो, तो ये सारे दृष्टिकोण जो हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण हैं। ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं वो इस प्रकार के रूल और रेगुलेशन बना रही है जिसका प्रॉफिट कुछ ही लोगों को मिल रहा है, जबकि बहुत सारे लोग इस प्रॉफिट से क्या हैं, बाहर हैं। परिणाम ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, असमानता आ जाती है। तो ऐसे मार्क्सवाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है, मार्क्सवाद ये कहता है, मार्क्सवाद का ये मानना है कि वर्ग संघर्ष समाज का अनिवार्य हिस्सा है। मार्क्सवाद हमेशा समाज के कमजोर वर्गों की आवाज़ उठाता रहा है। मार्क्सवाद का ये कहना है कि जो आज अर्थव्यवस्था का निर्माण हो रहा है, इस अर्थव्यवस्था में गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। ऐसे में समाज दो वर्गों में विभाजित हो चुका है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 5 चरणों में बांटा है, जहां कार्ल मार्क्स ये कह रहा है कि शुरुआती मनुष्य जब निवास करता था तो सब लोग समान थे। आदिम साम्यवाद में हर एक व्यक्ति समान था, अमीर और गरीब के बीच में कोई विभाजन नहीं था। फिर धीरे धीरे करके यूरोप में सामंतवाद आया, फिर कुछ लोग जमींदार हो गए, कुछ लोग दास हो गए, और फिर वर्ग संघर्ष हो गया। धीरे धीरे करके जब पूंजीवादी व्यवस्था आई, जब मशीनें आने लगी, औद्योगिकरण होने लगा, तो ये विभाजन और ज़्यादा हो गया। यानी कि कार्ल मार्क्स ये कहना चाहता है कि शुरुआती मनुष्य जो था
वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था, हर एक बंदा क्या करता था, नेचर का यूज़ करता था। कोई बंदा कहीं पर भी घर बना सकता है, कहीं से ही पानी पी ले रहा है, कहीं से खाना खा ले रहा है, सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, कहीं संघर्ष की स्थिति नहीं है। तो शुरुआत में जब हर एक चीज़ समान है, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं प्रकृति ने सबको समान रूप से दिए हैं, लेकिन समय बीतता जाता है और समाज में वर्ग बनते चले जाते हैं। जो चालाक लोग होते हैं वो समाज की संपत्ति पर अपना हक रख लेते हैं और बाकी लोग इससे बाहर हो जाते हैं। परिणामतः समाज में दो वर्ग आते हैं, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। ऐसे में कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि गरीब जब तक अपनी सत्ता खुद नहीं लाएगा, जब तक मिलकर सरकार नहीं बनाएगा, और तब तक उसको कभी भी न्याय प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे में मार्क्सवाद समाजवाद की कल्पना करता है, साम्यवाद की कल्पना करता है, और आगे चलकर व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में एक क्रांति होगी, आप सभी को पता है, रूसी क्रांति, और सोवियत संघ का निर्माण होगा जहाँ पर कम्युनिस्ट सिस्टम को बनाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर मार्क्सवाद इतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाएगा। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण अगर आपको कहीं दिखाई दे तो आप ये मान के चलना कि मार्क्सवाद वैश्विक गरीबी को खत्म करने की बात करता है, ठीक है, असमानता को खत्म करने की बात करता है। मार्क्सवाद साम्यवाद की स्थापना करने की बात करता है। इनका मानना है कि वर्ग संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बनी ही इस प्रकार से है कि अमीर देशों को ज़्यादा लाभ हो रहा है और गरीब देशों को उतनी ही हानि हो रही है। क्लियर है भाई। नव मार्क्सवाद की बात करेंगे तो 1970 के बाद नव मार्क्सवाद की विचारधारा आएगी। ये वैश्विक गरीबी और असमानता को बढ़ावा देने की बात करेंगे कि भाई वैश्विक गरीबी आखिर क्यों बढ़ रही है। जब एक और आप कह रहे हो देश की जीडीपियाँ बढ़ रही हैं, देश आगे बढ़ रहे हैं, तो वैश्विक गरीबी कैसे बढ़ रही है। ये दुनिया को 3 क्षेत्रों में विभाजित करते हैं नव मार्क्सवादी, कोर, परिधि और अर्धपरिधि। कोर देश सारे नॉर्थ के हैं, जहाँ पूंजीवादी देश हैं सारे के सारे, जैसे यूरोपियन देश, अमेरिकन देश। इनके पास सबसे ज़्यादा पूंजी है, हाई टेक्नोलॉजी है, अच्छे मजदूर हैं, अच्छी मजदूरी है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। दूसरे परिधीय देश हैं तो साउथ में हैं, गरीब हैं, कृषि पर निर्भर हैं, पैसा इनके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं है, नॉलेज इनके पास नहीं है, अकुशल कार्यबल है, कम वेतन दिया जाता है, सब्सिडी वाली अर्थव्यवस्था चलती है, बड़ी बेरोजगारी है इन देशों में, इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। और अर्थप्रदीय देश ये हैं जो कुछ उत्पादन करते हैं और थोड़ी बहुत पूंजी इनके पास है। यानी कि नव मार्क्सवाद पूरी की पूरी दुनिया को 3 भागों में बांट रहा है, कोर, परिधि और अर्धपरिधि। कोर में सारे डेवलप्ड कंट्री हैं और परिधि में सारी की सारी अनडेवलप्ड कंट्री हैं, गरीब पिछड़े हुए देश हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो अमीर देश हैं इन गरीब देशों के संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ के लोगों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट इनको नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जो पूंजी है वो एक की तरफ जा रही है। ऐसा किसका कहना है, नव मार्क्सवादियों का। आगे इस चैप्टर में नारीवादी सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है। तो मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद के बारे में आप बता देंगे कि मार्क्सवाद सिद्धांत और नव मार्क्सवादी सिद्धांत कुल मिलाकर गरीब, पिछड़े हुए, असमानता आधारित जो समाज है इसकी वकालत कर रहा है और समाज के साथ इसको जोड़ने की बात कर रहा है। इनका मानना है कि पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप ये सारी व्यवस्थाएं आई हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नारीवादी दृष्टिकोण क्या कहता है। तो देखो भाई, मैं यहाँ पर आपको ना ये सब चीज़ें संक्षेप में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें अगले चैप्टर में विस्तार से वर्णित की गई हैं, तो यहाँ पर बहुत ही कम लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको बताया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो नारीवादी दृष्टिकोण है ये महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इनका ये मानना है कि प्राचीन काल से ही महिलाओं के साथ सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर क्या हुआ है, असमानताएं रही हैं, उनके साथ वो व्यवहार नहीं हुआ है जो उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए था। नारीवादी ये कहते हैं कि पितृसत्ता की वजह से लिंग विभाजन बहुत ज़्यादा रहा है। पिता के बाद जो संपत्तियां पुरुषों को मिली हैं या फिर राजनीतिक उत्तराधिकार भी जो सिर्फ पुरुषों को मिले हैं, वो नारीवादियों ने कहा है कि वो नारियों को मिलने चाहिए। हर जगह जो पुरुषों का वर्चस्व है, नारीवादी इस पर अपनी आपत्ति रखते हैं। नारीवादी जोर देकर कहते हैं कि निजी जीवन जैसे परिवार में, रिश्ते में और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यह हिस्सा पुरुषों ने उनसे छीना है। नारीवादी लिंग और जेंडर के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। उनका मानना है लिंग एक पुरुष और महिला के बीच में जैविक अंतर है, लेकिन जेंडर जो है वो समाज ने बनाया है। समाज ने बनाया है कि पुरुष को कौन सा रंग पसंद है, महिलाओं को कौन सा रंग पसंद है। समाज ने बनाया है कि पुरुष किस क्षेत्र में जाएगा, महिला किस क्षेत्र में जाएगी। क्योंकि स्त्री और पुरुष बायोलॉजिकल रूप से अलग हैं, वो बाय नेचुरल हैं, बट उनके साथ जो हर चीज़ में अंतर किया जाता है, असमानता दिखाई जाती है, वो ये सामाजिक है। तो जो नारीवाद है वो सामाजिक बातों पर जोर देते हैं। उनका ये मानना है पुरुष पहचान की, महिलाओं को पुरुष पहचान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि महिलाएं स्त्रीत्व का भी आनंद ले सकती हैं। लेकिन महिलाओं को आप कुछ चीज़ों में जोड़ देते हो। आप ये कहते हो कि बच्चों की देखभाल करेंगी, केवल बच्चे पैदा करने के विभिन्न लक्षणों का जश्न मनाएंगी। मैंने यहाँ पर ये चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद का अनुमान कैसे लगाया जाए। तो आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, बल्कि देश की राजनीति में भी महिलाओं का जो मुद्दा है वो एक बहुत ही खतरनाक मुद्दा बन चुका है।
ऐसे में बात यह आती है कि महिलाओं को किस हद तक अधिकार दिए जाएं। महिलाओं ने जिन चुनौतियों का सामना किया है, अपनी आवाज़ सुनाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करी है, लेकिन बात वही आती है फिर से कि जहां एक और महिलाओं को अधिकार दिए जा रहे हैं तो वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी हिस्सेदारी कितनी है। आज कितने परसेंट महिलाएं सांसद हैं, विधायक हैं, या अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं जैसे WHO है, WTO है, IMF है, WB है, इन सभी संस्थाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी कितने परसेंट है। ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि आज भी महिलाओं के उनके अधिकारों की जरूरत है, आज भी बड़े पैमाने पर जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। इसी प्रकार से आगे इस चैप्टर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संरचनावाद दृष्टिकोण बताया जाएगा, उत्तर संरचनावाद दृष्टिकोण बताया जाएगा। तो देखो, संरचना का मतलब क्या होता है? बनावट। तो ये तर्क दिया जाता है कि सभी ज्ञान आंशिक और स्थानीय हैं, हर समाज का अपना कोई सत्य होता है और सार्वभौमिक सत्य कोई भी नहीं है। समाज के हर वर्ग के पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है, समाज की हर प्रणाली में कुछ ना कुछ पक्ष उजागर होते हैं। तो आगे ये कहता है कि समाज में प्रमुख समूह किसी विरोधी विचारधारा को अनुमति नहीं देते। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अब हर एक देश है, हर एक देश की अपनी विचारधारा है, उसका अपना एक धर्म है, अपनी भाषा, एक संस्कृति है, और हर एक देश इस चीज़ में विश्वास करता है कि वही सर्वोच्च है। परिणाम ये होता है कि वो अपने विरोधी स्वर को अनुमति नहीं देते। परिणाम क्या होता है? हिंसा होने लग जाती है। तो हर एक संस्कृति ये कह रही है कि हम अपने आप में सबसे आगे हैं, हर एक देश कह रहा है उसकी राजनीति सबसे आगे है। ऐसे में जब दूसरा देश उसके सामने उसका विरोध कर रहा है तो वहां पर दिक्कत आ रही है। तो वे बुनियाद विरोधी हैं जिसका कोई सार्वभौमिक नैतिक और राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक समाज को अपने स्वयं के सत्य और मूल्यों का निर्माण करना चाहिए। भाई, हर समाज का अपना एक सत्य होना चाहिए, अपने मूल्य होने चाहिए, अपनी एथिक्स होनी चाहिए, अपनी थ्योरी होनी चाहिए, अपनी सोच होनी चाहिए, अपने विचार होने चाहिए। जिस समाज के पास ऐसा नहीं है वो समाज क्या है? बेकार है। जर्मनी दार्शनिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक नीत्शे, इन्होंने शून्यवाद के बारे में बात कही है। उन्होंने कहा सत्य एक कल्पना है। इसी प्रकार से जेन फ्रांसिस लियोटार्ड ने उत्तर आधुनिकता को इस प्रकार परिभाषित किया है कि अधिक कथाओं के प्रति एक अविश्वसनीयता। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि सभी पंथ, सभी विचारधाराओं को संदेहपूर्वक देखा जाना चाहिए क्योंकि कुछ भी सत्य नहीं है। एक फ्रांसीसी फिलोसोफर थे माइकल फौकाल्ट, उन्होंने कहा था ज्ञान एक शक्ति है। उनका मानना था सत्य एक सामाजिक निर्माण है। किसी समाज का शक्तिशाली वर्ग अपने निहित स्वार्थों को बनाए रखने के लिए अपनी सच्चाई बनाता है, यानी कि हर एक चीज का एक झूठा आडंबर है। सच क्या है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। परिणाम ये होता है कि बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं आतंकवादी जैसी घटनाएं यहाँ पर बताया गया है। उत्तराधिकनाथ ने डेर डोरिवा शॉपरो इंटरनेशनल इंटरसेक्चुअल के प्रकाशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया। उन्होंने बताया है हर घटना की हमेशा अलग व्याख्या होती है। जैसे 9/11 की घटना थी, उसका विश्लेषण आतंकवाद के रूप में किया गया, बदले की कार्यवाही के रूप में किया गया। तो उत्तर संरचनावाद दृष्टिकोण कुल मिलाकर यह कहता है कि हर एक देश की अपना एक सत्य होता है, अपनी कुछ विचारधारा होती है, अपनी कुछ परंपराएं होती हैं। इसके आधार पर वो अपने आप को सर्वोच्चता की ओर ले जाता है। इसके बारे में और भी विस्तार से जो मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, एक एक पर्टिकुलर, जैसे उत्तर संरचनावाद वास्तव में है क्या, कौन कौन से फिलोसफर ने इनके बारे में क्या क्या राय दी है, हरित राजनीति क्या है, उसके बारे में कौन कौन से फिलोसफर ने क्या योगदान दिया है, इसके बारे में मैं अलग से भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा। तो आप वहाँ पर इसे और विस्तार से जान सकते हैं। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में दिया गया है तो मे भी आपको क्लियर ना हो। आगे हरित राजनीति की बात की गई है। तो हरित राजनीति ना मानव जाति और प्रकृति के बीच संबंधों की व्याख्या करती है। ये पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की बात करती है, पर्यावरण को संतुलित करने की बात करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास को बढ़ावा देने की बात करती है, वनीकरण की बात करती है। इनका मानना है कि मनुष्य का विकास जब तक टिक सकता है जब तक नेचर उसके साथ है। तो यहाँ पर हम पेड़ पौधों को बढ़ावा देने की बात करेंगे, जंगली जीव जंतुओं को बचाने की बात करेंगे। तो पर्यावरण से आधारित जो राजनीति है उसे ही हम हरित राजनीति कहते हैं। आगे है सामाजिक रचनावाद। तो देखो, सामाजिक रचनावाद में व्यक्तिवाद की राजनीति की बात की गई है, क्योंकि समाज की शांति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आगे बढ़ा सकती है। समाज लोगों के विचारों, विश्वासों और परंपराओं से निर्मित होता है, और ऐसे में हर एक देश की सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंडिया की सामाजिक व्यवस्था का अगर आप देखोगे तो इंडिया की सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित है? कास्टिज्म पर है, रिलीजन पर है। जबकि अन्य देशों में देखोगे तो कहीं पर नस्ल भेद है, कहीं पर रंग भेद है, कहीं पर धर्म भेद है, कहीं यहूदियों के साथ दिक्कत है, कहीं किसी के साथ दिक्कत है। तो अलेक्जेंडर वेंडेट ने एक किताब लिखी थी, अनार्की इज व्हाट स्टेट्स मेक ऑफ इट। इस किताब में उन्होंने एक अराजकता के बारे में बताया था। तो अराजकता के बारे में मैंने बताया, अराजकता मतलब क्या है? एक ऐसी स्थिति जहां पर कोई भी शासन में नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये व्यक्तिपरक है, समाज द्वारा खुद निर्मित की जाती है। लोग विचार, विश्वास और परंपराओं को आकार देते हैं, उसे साझा करते हैं, इससे मिलकर समाज बनता है। अराजकता तब मुख्य धारा की सोच में अपना स्थान ग्रहण करती है। वेंडेट आगे कहते हैं कि अराजकता कुछ राज्यों द्वारा एक खतरनाक विकार के रूप में देखा जाता है, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं होती। अन्य राज्य इसे स्वतंत्रता के रूप में देखते हैं।
यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता होने का मतलब क्या है, सरकार का कम से कम इंटरफेयर आपकी लाइफ में। तो सरकार का कम हस्तक्षेप मतलब स्वतंत्रता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि वेंडेट ये कह रहे हैं कि सरकार का कम हस्तक्षेप मतलब अराजकता है। जहाँ पर सरकार अपना शासन नहीं चला पा रही ढंग से, तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वहाँ के लोग स्वतंत्र हैं, लिबरल हैं, डेमोक्रेटिक हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो इसका मतलब सरकार बहुत कमज़ोर है और देश अराजकता वाला है। तो सामाजिक रचना कैसी हो, समाज में नियम कानून कैसे हों, इस चीज़ पर विस्तृत से विचार करता है सामाजिक रचनावाद। आगे उत्तर उपनिवेशवाद के बारे में बताया गया है। उत्तर उपनिवेशवाद जो दृष्टिकोण है, देखो उपनिवेशवाद का समय वो था जब हर एक देश जो हाँ बड़ी बड़ी महाशक्तियों द्वारा छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाया जा रहा था। उत्तर उपनिवेशवादी प्रक्रिया में क्या हुआ कि छोटे छोटे जितने भी देश थे, जो गुलाम देश थे, वो आज़ाद हो गए। लेकिन अब उन्हें एक नए तरीके से अपने कब्जे में लिया जा रहा है और वो नया तरीका है व्यापारिक तरीका, जहाँ व्यापार के माध्यम से बड़े पैमाने पर छोटे छोटे देशों को अपने कंट्रोल में रखा जा रहा है। इसके अलावा अफ्रीका जैसे देशों में आज भी गोरे काले के आधार पर बड़े पैमाने पर भेदभाव दिख रहा है। वहीं मिस्र, घाना, इंडोनेशिया जैसे कई छोटे छोटे जो देश हैं, ये आर्थिक आधार पर जो है असमानता को देख रहे हैं और बड़े पैमाने पर बड़े बड़े देशों के प्रभुत्व के नीचे ये दबे हुए हैं। लेकिन आए दिन इनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। जैसे कि 1955 में भारत द्वारा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जहां मिस्र, घाना, भारत, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया जैसे कई देश और वर्तमान में लगभग 120 देश इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं, जहां वो अमेरिका और सोवियत संघ जैसी विचारधाराओं का विरोध कर रहे थे शीत युद्ध के दौरान। तो यहाँ पर इस चैप्टर में कुल मिलाकर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। पूरी किताब का एक इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया गया है। तो जब आप पूरी किताब पढ़ लोगे तो ये चैप्टर अपने आप में खुद ही क्लियर हो जाएगा। आई होप सो चैप्टर में यथार्थवाद, नव यथार्थवाद और उदारवाद दृष्टिकोण आपको जरूर समझ में आया होगा। बाकी जो सारी चीज़ें वो छोटी छोटी हैं, जिसे आप अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।